नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और मैं हूं आपके साथ हमें सिंह। तो सुर्खियों के बाद खबरों की शुरुआत करते हैं। दरभंगा स्टेशन पर पार्सल ब्लास्ट मामले में अहम खबर आई है। 2 और संदिग्धों को लेकर पटना पहुंची एनआईए। सलीम और कफील को पटना लाया गया। दोनों संदिग्धों की कोरोना से गिरफ्तारी हुई है और आपको बता दें कि इन दोनों की कोरोना जांच भी कराई गई है और अब इन्हें एनआईए के विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। और जो 2 पहले से हैदराबाद से गिरफ्तार किए गए संदिग्ध, इन चारों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी, अहम जानकारी ली जाएगी और इसकी जांच पड़ताल की जाएगी कि कहां से इनके और तार जुड़े हैं और कैसे इनका नेटवर्क फैला है। इन तमाम चीजों पर जांच पड़ताल की जाएगी। आपको बता दें कि जो सलीम और कफील की गिरफ्तारी हुई है, इन पर पाकिस्तान से फंडिंग इन्हें की जा रही थी। सलीम और कफील जो पिता पुत्र हैं, सलीम के अकाउंट में पाकिस्तान से फंडिंग की गई थी और मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला यहां पर बन रहा है। और आपको बता दें कि इसी कड़ी को देखते हुए चारों को आमने सामने बिठाकर एनआईए की टीम जो है वो पूछताछ करेगी और अहम जानकारी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें कि ट्रांजिट रिमांड लेने की भी बात आज कही जा रही है। कोर्ट से प्रे करेगी एनआईए और इनकी रिमांड को लेकर, जिसके बाद और अहम जानकारी जुटाएगी एनआईए की टीम और जो पूरा मामला है उसका खुलासा करेगी और जो अहम जानकारी है, कहां से इनके जो नेटवर्क जुड़े हैं, इन तमाम बिंदुओं पर जांच पड़ताल की जाएगी। हमारे संवाददाता मरगूब आलम फोन लाइन पे मौजूद है, उनसे बात करेंगे। मरगूब, कब तक पेश किए जाने की खबरें आ रही है? हुआ है अभी अभी जो हमने खबर ब्रेक कराया है विजुअल के साथ, वो ये हुआ है कि आईजीएम एटीएस कार्यालय से सलीम को लेकर के 3 गई थी गांधीनगर में कुछ टेस्ट हुए और वहां से तुरंत एनआईए की टीम उसे लेकर के आईजीएमएस आ गई है। और अभी जो जानकारी मेरे पास है, आईजीएमएस में विशेष डॉक्टर की टीम के द्वारा इनका मेडिकल जांच कराया जा रहा है। इनके डायबिटीज जांचे जा रहे हैं, इनके कह सकते हैं कि हार्ट की जांच की जा रही है, इनके कह सकते हैं कि विभिन्न तरीके की जांच हो रही है और फिलहाल इनका जांच चल रहा है। ये बड़ी खबर है। और मेडिकल जांच के बाद फिर यहाँ से जो डॉक्टर का फाइंडिंग हो उसके अनुसार एनआईए की टीम लेकर के इन्हें एटीएस कार्यालय जाएगी और तब एटीएस कार्यालय से 2 बजे के आसपास, जो हमारे पास जानकारी 2 बजे के आसपास, इन्हें माननीय क्या नाम है एनआईए कोर्ट में माननीय न्यायाधीश के समक्ष पेश किया जाएगा। लेकिन अभी ये सबसे बड़ा डेवलपमेंट है कि सलीम का विशेष मेडिकल टीम के द्वारा मेडिकल जांच कराया जा रहा है। आईजीएमएस में जांच हो रहा है, विभिन्न तरीकों का जांच हो रहा है और जो जांच में जो डॉक्टर रिपोर्ट देंगे उस रिपोर्ट के आधार पर फिर आगे निश्चित तौर पर एनआईए कार्रवाई करेगी और फिर उसी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर एनआईए कोर्ट में निश्चित तौर पर उस पूरे मामले को कागजात जमा करेगी और फिर आगे की कार्रवाई होगी। तो अभी एनआईए के द्वारा लाया गया है सलीम को और सलीम को फिलहाल आईजीएमएस में विभिन्न डॉक्टर के पैनल के द्वारा। मरगूब, यहाँ पर पाकिस्तान से फंडिंग की भी जो बात कही जा रही है और ये सलीम के अकाउंट में पैसे भेजे जा रहे थे, क्या और जानकारी मिल पा रही है कि किस तरीके से क्या और नेटवर्क फैला था इनके फंडिंग को लेकर? अमित जी, हमारी आपसे जो पहली बातचीत हुई तो मैंने बताया था कि फंडिंग की बात आई है। उसी फंडिंग की बात के आधार पर ये इसकी गिरफ्तारी हुई है। अब इनके जो अकाउंट है उस अकाउंट को खंगाल रही है कह सकते हैं एनआईए की टीम और तो तब जाकर के आगे और जानकारी मिलेगी कि क्या ये फंडिंग पहली बार हुआ या ये फंडिंग पहले से हो रही थी, इनका और लिंक क्या है, पाकिस्तान में कौन से लोग हैं जो इनको फंडिंग कर रहे थे और फंडिंग करने का कारण क्या है, ये महत्वपूर्ण है। कारण क्या है ये भी जांच होगी और यही कारण है कि एनआईए को इस बात की जानकारी मिली। इनके साथ साथ जो उनका बेटा है कफील, वो भी शामिल है, इसीलिए कफील की भी गिरफ्तारी हुई है। तो फिलहाल कहा जा सकता है कि ये जो पूरा मामला है वो धीरे धीरे कह सकते हैं जांच बढ़ रही है और अभी जब मेडिकल जांच हो जाएगा सलीम का तो इन्हें लेकर के एटीएस कार्यालय जाएगी एटीएस की एनआईए की टीम। इस पूरी जानकारी के बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मरगूब आलम हमारे संवाददाता बता रहे थे कि फिलहाल इनकी स्वास्थ्य जांच की जा रही है और स्वास्थ्य जांच के बाद इन्हें एटीएस कार्यालय ले जाया जाएगा और 2 बजे के आसपास इनकी पेशी की संभावना जताई जा रही है। एनआईए के विशेष अदालत में इनकी पेशी होगी। फिलहाल अगली खबर का हम रुख करेंगे। बगहा में लगातार हो रही बारिश ने बगहा नगर परिषद की पोल खोल दी है। सरकार बरसात पूर्व सारे नाली की सफाई और जल जमाव से शहर को निजात दिलाने के लिए पानी निकासी की व्यवस्था का आदेश बगहा में बेअसर साबित हो रहा है। बगहा के दर्जनों मोहल्लों में जल जमाव के कारण लोग परेशान हैं। वहीं सरकारी दफ्तरों में भी पानी घुस गया है। बगहा मंडलीय अस्पताल, विद्युत ग्रिड, बिजली ऑफिस, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मवेशी अस्पताल सहित तमाम जगह में पानी घुस गया। रात भर हुई बारिश के बाद अस्पताल परिसर पानी है। वहीं तेजी से बढ़ रहे पानी को देखते हुए अस्पताल में भर्ती मरीजों को लेकर सावधानी बरती जा रही है। अस्पताल में एक वार्ड से दूसरे वार्ड और एक भवन से दूसरे भवन तक जाना असंभव सा हो गया है।
अस्पताल परिसर में 3 फीट तक पानी है। जल निकासी के मुख्य मार्ग भी पानी से भर गए हैं, जिससे काफी परेशानी हो रही है। कि अभी जो भी सार्वजनिक स्थल है, मवेशी अस्पताल, अपना अनुमंडलीय अस्पताल आप दिखा सकते हैं, पूरी पानी से डूबा हुआ है। हॉस्पिटल स्टाफ आ रहा है, पूरा पानी में जा नहीं पा रहा है। वैक्सीनेशन लेने कोई इस टाइम कोविड मामला में आ रहा है, वो भी वैक्सीनेशन नहीं ले पा रहा है क्योंकि कोई स्टाफ ही पानी के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर अभी इस टाइम नहीं है। नगर परिषद की तराई आपको दिख ही रही है। लगातार इन लोगों का जो भी काम है वो पेपर पे है, धरातल पर कोई काम है नहीं। पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं। आप ये देख रहे हैं कि हम लोग खड़े हैं बघा बिजली ऑफिस के सामने। और हमारे संवाददाता राकेश फोनलाइन पे इस वक्त जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। राकेश, वहां पर साफ तौर पर घरों में पानी घुसा है, सरकारी दफ्तरों में पानी घुसा है, तो एकदम कहा जाए पहले से कोई व्यवस्था बरसात के मद्देनजर नहीं की गई थी। बता दें कि बगहा नगर परिषद क्षेत्र में लगभग दर्जनों वार्ड ऐसे हैं जहां मोहल्ले में लोगों के घरों में और रास्ते में पानी का जल जमा हो गया है। निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन सरकार भी आदेश दिया था सारे नगर परिषद को और नगर निगम को भी, जो अपने अपने इलाकों में बरसात पूर्व सारे नाली और पानी की निकासी की व्यवस्था कर लेंगे ताकि बरसात में जल जमाव नहीं हो। लेकिन सरकार का आदेश बेअसर दिख रहा है। बगहा में जो अधिकारी है नगर परिषद के, बे लापरवाह है, उदासीन है। उन लोगों के द्वारा किसी तरह का मॉनिटरिंग नहीं किया गया कि किस जगह पर पानी बरसात होगा तो पानी लगेगा। पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं की गई है, जिसका बरसात ये पहली मानसून में इसकी पोल खुल रहा है कि बगहा नगर परिषद में जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। जो भी अधिकारी हैं उदासीन है, सिर्फ कागजों पर और खाना पूर्ति करते हैं और सिर्फ बयानबाजी होता है कि नगर परिषद मुस्तैद है और शहरों में जल जमाव बरसात पूर्व सारे तैयारियां कर दिया गया है, सारी नाली की सफाई कर ली गई है। लेकिन देखा जाए तो अधिकतर जो भी नालियां हैं सारे नाली भरे हुए हैं। पानी जो भी नाली भी है तो आधे अधूरे नाली बने हैं जिसकी पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। तो पूरे तरह से सिर्फ नगर परिषद के जो अधिकारी है उदासीन है, लापरवाह है और बरसात को लेकर, जल जमाव को लेकर नगर के जो नागरिक हैं, लोग हैं, परेशान है, बेहाल है। स्थिति यह हो गया कि कोई मरीज अगर बीमार पड़ जाता है तो उसको लगभग 2 फीट 3 फीट पानी पार कर अपने घरों से निकल। राकेश, तो सरकारी आदेश बेअसर साबित हुआ है, लेकिन इस वक्त जो स्थिति है वो काफी भयावह दिख रही है। तो क्या इस वक्त प्रशासनिक अमला कुछ सजग हो रहा है या फिर कोई वैकल्पिक इंतजाम फौरी राहत के लिए की जा रही है? अभी तक नगर परिषद के द्वारा ऐसा कुछ काम नहीं किया जा रहा, जिससे जल जमाव की जो समस्या है। सबसे बड़ी चीज है कि बिजली जो ग्रिड है जहाँ से बिजली सप्लाई होता है, वहाँ की जो कर्मी है, बिजली कर्मी है, जान पे हाथ रखकर बिजली आपूर्ति कर रहा है। ग्रिड में भी 2 से 3 फीट पानी लग गया है। जो अनुमंडल अस्पताल है उसमें पानी है, जो शहरी पीएचसी जो स्वास्थ्य केंद्र है उसमें भी पानी है और मवेशी अस्पताल परिसर में भी पानी, सब जगह पानी पानी दिख रहा है। तो अगर कई दिनों से या पानी जमने की समस्या है तो, लेकिन अभी तक कोई कारगर कदम नगर परिषद द्वारा नहीं उठाया जा रहा, जिससे पानी जो जमा है उसे आम नागरिकों को और जो भी सरकारी कर्मी है लोगों को उसे निजात मिले। तो पूरा देखा जाए तो नगर परिषद अमला जो है बेअसर है, सिर्फ लोगों ने इसकी शिकायत। चलिए, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका राकेश। संवाददाता राकेश हमें बता रहे थे किस तरीके से वहां पर इस वक्त बारिश से लोग बेहाल हैं और जो सरकारी आदेश है वो बेअसर साबित हुआ है। लोगों की परेशानी काफी बढ़ी हुई है। तो बगहा में नदियों के जलस्तर में हुई वृद्धि के बाद परेशानी की कई कहानियां सामने आ रही है। बाढ़ ने हर तरफ तबाही मचाई है। बारिश और बाढ़ की वजह से लोगों की परेशानी फिर से बढ़ गई है। बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों की शादी भी प्रभावित हुई है। ऐसा ही एक मामला चूड़ीहरवा गांव से सामने आया है, जहां बारात निकलने के लिए दूल्हे के परिवार को चचरी पुल बनाना पड़ा। बगहा के चूड़ीहरवा गांव के बबलू की बारात निकली तो उससे पहले ही गांव का संपर्क भंग हो गया था। ऐसे में पानी को पार करने के लिए गांव से बारात निकाल पाना संभव नहीं था और इसको देखते हुए वहां चचरी का पुल बनाया गया। देखिए रास्ता नहीं क्या तो अब मचान के पुलिया बना के या शादी करा हो जाता नहीं दिने दिने के बाद भांगा गांव में जाए के बाद। कहाँ घर पड़ी रहा? चूड़ियारवा पानी से टूट गया है तो हम लोग पुलिया बनाकर बांस कर हम लोग अपने भाई को शादी करने के लिए इसे हेला कर ले जा रहे हैं बाहर। कहाँ? मोतिहार में भी बारिश से हालात खराब होती जा रही है। तस्वीर जिले के बंजरिया प्रखंड क्षेत्र से आई है, जहां दुधौरा नदी के बांध टूटने से एक बार फिर इलाके में कोहराम मच गया है। लोग गांव में ही गिर गए हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं कि जल प्रलय के बीच लोग किस तरीके से
जिंदगी जोखिम में डालकर पीठ पर बैग बांधे रस्सी के सहारे पानी से बाहर निकलने की जद्दोजहद कर रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार हो रही बारिश की वजह से बूढ़ी गंडक और उसकी सभी सहायक नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे सुगौली सहित बंजरिया प्रखंड के फुलवार, उत्तरी और घोड़बड़वा गांव के बीच पानी के दबाव की वजह से दुधौरा नदी का बांध टूट गया, जिसके बाद इलाके के दर्जनों गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। साथ ही सड़कें नदी में तब्दील हो गई है, जिस वजह से लोग अपनी जान जोखिम में डाल गांव से बाहर निकलने पर विवश हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से दर्जनों गांव जो है वो जलमग्न हुए हैं और लहरों के बीच जो पानी का लहर है वो कितना खतरनाक है, तेज बहाव है पानी का। उस बीच अपने कंधे पर बैग लादकर पानी को पार कर रहे हैं। और हमारे संवाददाता अमित फोन लाइन पर मौजूद हैं, मोतिहारी से उनसे बात करेंगे। अमित, हमने तस्वीरें देखी है किस तरीके से लोग अपनी जिंदगी से को बचाने के लिए जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। इस वक्त क्या कुछ इंतजाम किया गया है? जी, आपको बता दूं कि लगातार बारिश ने पूरे इलाके को तबाह कर तो लगता है तकनीकी को जलमग्न कर दिया। तस्वीर जो है वो बंजरिया में जो है कई नदियों स्तर हाई हो चुका है और इसी की वजह से कई गांव जलमग्न हो गए हैं, कई तटबंध टूट गए हैं और जो नजारा है वो काफी भयावह करने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात है, इस पूरे मामले को देखा जाए तो एक तरह से इससे पहले जो बाढ़ आई थी उसी बीच हम लोगों ने जब खबर चलाया था प्रमुखता से, तो जिला प्रशासन ने इस इलाके को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया था। हालांकि इस बार भी जो अभी तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि गांव से ये लोग बाहर रस्सी के सहारे जा रहे हैं, तो गांव में जो और आबादी होगी, महिलाएं होंगी, बच्चे होंगे, बुजुर्ग होंगे, तो क्या उनको निकालने की कोशिश प्रशासनिक स्तर पर नहीं की जा रही है? जी, बता दूं कि पूरे इलाके में अभी कहीं एनडीआरएफ वगैरह की तैनाती नहीं की गई है। हाँ, 1-2 सरकारी नाव उपलब्ध कराए गए हैं, लेकिन लोग अपने जद्दोजहद से ही बाहर निकल रहे हैं, अपने जान जोखिम में डाल के ही बाहर निकल रहे हैं। बाकी कोई ऑप्शन नहीं है उन लोगों को बाहर आने का। जी चलिए, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अमित हमारे संवाददाता बता रहे थे मोतिहारी से किस तरीके से वहां लोग गांव से बाहर निकल रहे हैं। गांव एक तरीके से टापू में तब्दील हो गया है और पानी की लहरें वहां पर देख सकते हैं आप किस तरीके से वहां लोग गांव से बाहर निकल रहे हैं। तो पश्चिमी चंपारण के मझौलिया थाना क्षेत्र से आधा दर्जन लड़कियां ऑर्केस्ट्रा संचालक के चंगुल से मुक्त कराई गई हैं। मझौलिया पुलिस ने एक नाबालिग सहित 5 ऑर्केस्ट्रा की लड़कियों को ऑर्केस्ट्रा संचालक के कब्जे से मुक्त कराया है। बेतिया चाइल्ड लाइन के आवेदन पर मझौलिया पुलिस ने ये कार्रवाई की है। मुक्त लड़कियों को चाइल्ड लाइन के रेखा देवी को सुपुर्द किया गया है। साथ ही न्यू अंजलि ऑर्केस्ट्रा सरिसवा के संचालक आकाश मल्होत्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं दूसरा संचालक अभी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। ऑर्केस्ट्रा संचालकों पर नाबालिग लड़कियों से यौन शोषण का आरोप है। 2021 को ऑर्केस्ट्रा में बच्चियों को मुक्त कराना है। जो 18 साल से कम उम्र की बच्चियां हैं उन्हें मुक्त कराना है। इस संदर्भ में सरिसवा बाजार में 2 जगहों पर छापामारी की गई। दो ग्रुप के विरुद्ध में छापामारी की गई। अन्य 4 लड़कियां और बरामद हुई है, जिनके पास आधार कार्ड या कोई संबंधित प्रूफ नहीं होने के कारण सस्पेक्ट में रखा गया है। और इनके सदस्य की टीम सभी लड़कियों को काउंसलिंग हेतु बेतिया लेकर। और इसके साथ यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, आप बने रहे हमारे साथ। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि पूर्व जदयू विधायक आरजेडी में शामिल होंगे। और आपको बता दें कि आरजेडी में होंगे शामिल 10 सर्कुलर रोड में आयोजित है मिलन समारोह। तेजस्वी यादव, जगदानंद सिंह समेत कई नेता मौजूद इसमें रहेंगे। पूर्व विधायक और जदयू नेता महेश्वर सिंह आरजेडी में शामिल होंगे। तो पूर्व विधायक और जदयू नेता महेश्वर सिंह आरजेडी में शामिल होंगे। और हमारे वरीय संवाददाता अरुण फोन लाइन पर, अरुण जी इस वक्त मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी अरुण, यहाँ पर बताया जा रहा है, जो खबरें आ रही है कि पूर्व विधायक शामिल होंगे राजद में
और पहले से भी ये खबरें आ रही थी कि कई सारे जो जदयू के लोग हैं राजद में शामिल होंगे। क्या अंदरूनी जानकारी पहुंच रही है? तो देखिए महेश, ये तो आपने बताया कि वो ज्वाइन कर रहे हैं और अभी से कुछ देर बाद जो है उनका प्रक्रिया है वो जो राबड़ी का आवास है और वहां पर शुरू होगी, जिसमें तेजस्वी यादव और कई जो राजद के वरिष्ठ नेता हैं वो शामिल होंगे। जैसे कि पहले की जानकारी है कि इसमें और भी लोग शामिल होने वाले थे, जिसमें से मनजीत सिंह पूर्व विधायक हैं वो भी शामिल होने वाले थे और उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव के साथ फोटो शेयर करके वायरल किया था। लेकिन जब उनके फोटो वायरल हुआ था तो जदयू और नीतीश कुमार अलर्ट हुए और फिर उन्हें मनाकर जदयू में लाने की कोशिश की गई और वो मान गए। लेकिन महेश सिंह और ये जो दूसरे लोग हैं वो लोग आज जदयू में राजद में शामिल हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं तो राजद मैसेज देना चाह रही थी कि जदयू के काफी लोग जो है वो राजद में आना चाह रहे हैं। तो आज जो ये मिलन समारोह हो रहा है और इसमें कई लोग शामिल होंगे, तो ये मैसेज देने में शायद वो कामयाब हो। तेजस्वी यादव के द्वारा पहले ही कहा गया था कि जो ये सरकार है 3 महीने में गिर जाएगी और कई लोग जो हैं वो राजद में शामिल हो रहे हैं। महेश्वर सिंह की बात कही जा रही है, और भी कोई लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। और किन किन नामों की चर्चा हो रही है? देखिए मुख्य रूप से अभी यही नाम है और उनके साथ कई और लोग शामिल होंगे। जब ये कार्यक्रम होगा, मिलन समारोह शुरू होगा, तो उसके बाद स्पष्ट हो जाएगा कि उनके साथ साथ और कौन कौन से प्रमुख लोग हैं। तो थोड़ी देर में ये स्पष्ट हो जाएगा कि कौन प्रमुख लोग शामिल हो रहे हैं। लेकिन एक जो मैसेज देने की कोशिश थी वो शायद मैसेज जदयू को दिया जा रहा है कि जदयू के लोग उनकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। चलिए, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खबर बघा से, जहां नेपाल में बारिश से बिहार में परेशानी बढ़ी है। गंडक नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वाल्मीकि नगर बैराज से 2,51,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। दियारा क्षेत्र के किसान इससे परेशान हैं। तो आपको बता दें कि वाल्मीकि नगर बैराज से 2,51,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे परेशान है वहां के किसान। और दियारा क्षेत्र के किसानों की समस्या बढ़ गई है, उनकी फसलें नष्ट हो गई है और बारिश से, नेपाल में बारिश होने से बिहार में परेशानी बढ़ गई। संवाददाता राकेश फोन लाइन पर इस वक्त जुड़े हैं। राकेश, तो जनजीवन तो अस्त व्यस्त है ही, इस बारिश ने लोगों को बेहाल कर रखा है, लेकिन जो किसान हैं उनको भी काफी परेशानी हो रही है और दियारा क्षेत्र के किसान परेशान हैं, फसलें नष्ट हो रही है। क्या और जानकारी पहुंच रही है आप तक? ये बता दें कि लगातार नेपाल के जो तराई इलाकों में बारिश हो रहा है, जिसके कारण गंडक और नदी का जो जलस्तर है वो धीरे धीरे तेजी से अब बढ़ रहा है। बता दें कभी गंडक बैराज से 2,51,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जो दिरे इलाके में पूरे तरह से फैल गया है। और जो भी किसान है, जिनकी खेती है दिरे इलाकों में, वो किसान परेशान है, उनकी जो फसल है वो सब बर्बाद हो रही है। वही बात कर लेते हैं। और भी जो इलाका है, जो पहाड़ी नदियां हैं, लगभग आधा दर्जन से अधिक पहाड़ी नदियां हैं, उस इलाके के क्षेत्र में भी कई जगह कटाव भी कर रहा है। मसान नदी अभी रामनगर के सिरवा कई तमाम गाँव में कटाव की स्थिति है, जहाँ फ्लड फाइटिंग काम चल रहा है, लेकिन वो बेअसर है। और वही आपको पूरे जो इलाका है जलमग्न हो गया है, सारे खेतों में पानी भर गए हैं, तो जिसको लेकर किसान काफी परेशान है। जो किसान धान के बीज के बिगड़ा जो गिरा है, वो का बिगड़ा भी जल रहा है, धान का फसल काफी नुकसान हो रहा है। जो गन्ने की फसल है उसमें पानी लग जाने के कारण गन्ना का भी जो फसल है वो नुकसान हो रहा है। गन्ना का फसल भी किसानों को बरसात को लेकर और पानी से लेकर किसान बेहाल है और चिंता में पड़ गए हैं कि उनकी जो बड़ी कमाई होती है, जो खेती में लगाते हैं, अब वो उपज जो उनकी फसल है वो होगा कि नहीं होगा, इसको लेकर किसान चिंतित है और अंदर से अंदर मायूस भी है। चलिए, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो संवाददाता राकेश हमें बता रहे थे किसानों की परेशानी वहां पर बढ़ गई है और जो तराई क्षेत्र है नेपाल का, वहां पर बारिश होने से बिहार के जो इलाके हैं वहां पर परेशानी किसानों की बढ़ी है, पानी से फसल नष्ट हो गई। फिलहाल अगली खबर का रुख करेंगे। मोकामा थाना क्षेत्र के सूर्य नारायण गंगा घाट किनारे से गुरुवार को 2 मासूम बच्चे और शुक्रवार को एक महिला के शव की बरामदगी के मामले में सभी लोगों की पहचान कर ली गई है। सभी लोग मोकामा थाना क्षेत्र के कन्हाईपुर गांव के रहने वाले हैं। मृतकों में एक मां और 2 बच्चे का शव अब तक बरामद कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि मोकामा के कन्हाईपुर गांव निवासी अशोक पासवान के पुत्र सुजीत पासवान की पत्नी अर्चना देवी, बेटा अभि कुमार और बेटी खुशी कुमारी की हत्या कर शव को गंगा में फेंक दिया गया था। देर शाम मोकामा थाने में मृतका अर्चना देवी के पिता रामानंद पासवान के बयान पर मोकामा थाने में 3 लोगों की हत्या के मामले में मामला दर्ज कराया गया, जिसमें पति सुजीत पासवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नालंदा जिला के नूरसराय के रहने वाले रामानंद पासवान ने मोकामा थाने में दिए गए आवेदन में बताया कि उसकी पुत्री अर्चना देवी
के द्वारा लगातार उन्हें फोन पर इसकी जानकारी दी जा रही थी कि उसके पति और परिवार वाले उसे और उसके बच्चों को प्रताड़ित करते हैं। फिर लड़का और समझी सब कुछ है तो कैसे कुछ नहीं हो। आज हम ध्यान ले आवे लड़की के उतने में हुआ और बाद फिर हम वापस घर चल गए। आज आपको लाश मिला? आज हमको मोकामा थाना से फोन किया कि ऐसा दो बच्चा थे आए वो लड़की का लाश मिला है। कहाँ दूर मिला था? लाश कहाँ मिला था? लाश इधर मिला है मौका में ताल क्षेत्र में। मोकामा थाना है ना उससे 50 किलोमीटर किनारे से तीनों लाश बरामद हो गई है। मतलब क्या आप शक क्या जाहिर करते हैं? कैसे उसकी हत्या हुई या हत्या ही? नवादा जिले के दारदीगंज थाना क्षेत्र के तरौनी गांव में दो पक्षों के बीच गोलीबारी हुई। इस घटना में 3 लोग जख्मी हैं। बताया जा रहा है कि घटना में एक व्यक्ति को गोली पैर में लगी है, वहीं एक महिला को गड़ासा से हाथ काट दिया गया है। उसके हाथ की दाहिनी कलाई अलग हो गई है। इसके अलावा एक लड़की का सर फटा है। घटना के पीछे पूर्व से चले आ रहे जमीनी विवाद को वजह बताया जा रहा है। यह विवाद गांव के निरंजन चौहान बनाम दिलीप चौहान कमलेन चौहान समेतन के बीच हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही एएसआई वीरेंद्र पासवान पुलिस बल के साथ गांव पहुंचे और मामले की छानबीन में जुटे हैं। सीतामढ़ी में एसडीआरएफ की टीम ने आखिरकार 35 साल के बशीर की लाश को ढूंढ ही निकाला। काफी मशक्कत के बाद टीम को यह कामयाबी मिल पाई। आपको बता दें कि नानपुर थाना क्षेत्र के बासुपट्टी गांव निवासी मोहम्मद बशीर कोयली गांव के रास्ते अपने गांव पैदल ही बासुपट्टी आ रहा था। इस दरमियान टूटे हुए रोड की वजह से वो अपना संतुलन खो दिया और पानी की तेज धार में बह गया। घटना गुरुवार की है। ग्रामीण और एसडीआरएफ की टीम मोहम्मद बशीर को ढूंढ रही थी, लेकिन तेज धार में बहते हुए वो दूर जाकर जंगल में फंस गया। शुक्रवार देर शाम गोताखोर की टीम ने उसे अंदर से निकाला, जब तक उसकी मौत हो चुकी थी। कब डूबा है ये? कल डूबा है करीब 2-2.5 के बीच में। 2-2.5 के बीच में। कितनी उम्र है उनकी? 32-33 साल हो गए। शादीशुदा हैं? शादी तो 3 बच्चे भी है। 3 बच्चे भी हैं। हाँ। अभी तक लाश नहीं मिला है? नहीं मिला अभी तक। कल से ही परेशान सारा बंदा पड़ा हुआ है। सामने ये रोड पास हो चुका है, काफी साल पहले पास हो चुका है। जी। हर साल मट्टीकरण होता है, रोड नहीं बन पा रहे हैं, उसके कारण हर साल में कुछ न कुछ घटना होता है। गुजरात के पोरबंदर में कार्यरत नेवी जवान 23 वर्षीय राज दीपक की सड़क हादसे में हुई मौत के बाद शनिवार की सुबह जैसे ही उसका शव औरंगाबाद के रफीगंज प्रखंड के कोटवारा पंचायत के गोठानी गांव पहुंचा तो उसके अंतिम दर्शन को लेकर ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी और माहौल काफी गमगीन हो गया। परिजनों की चीख पुकार से ग्रामीणों के साथ साथ शव को लेकर पहुंचे नेवी के जवानों की आंखें भी नम हो गई। मैथिली माहौल में राज दीपक का अंतिम संस्कार छोटे भाई भानु प्रताप सिंह ने मुखाग्नि देकर के इस दौरान सैकड़ों की संख्या में उपस्थित ग्रामीणों ने उसे अंतिम विदाई दी। बताया जा रहा है कि गोठनी गांव के अनिल कुमार सिंह पुत्र राज दीपक ने वर्ष 2016 में गुजरात के पोरबंदर में नेवी के तकनीकी विंग में ज्वाइन किया था। प्रशासन को डीएम के माध्यम से, एसपी के माध्यम से कोई भी अगर जिले में इस तरह की घटना हो, खास करके कार्यरत जवान की जब मृत्यु हो तो कम से कम उपस्थिति होकर उनको गार्ड ऑफ ऑनर दे। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, सेना के जवान पोरबंदर से आए हुए हैं। टाइम उनको मतलब पीछे से एक डंपर आ रहा था और एक आगे से मतलब दोनों ओवरटेक करने के चक्कर में बीच में मतलब कि पिछड़ा डंपर जा वो मतलब अटैक कर गया। गया में जदयू तकनीकी सेल के जिलाध्यक्ष पद पर बृजराज पांडे को मनोनीत किया गया। इसे लेकर शहर के सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई दी। इस मौके पर जदयू तकनीकी सेल के जिलाध्यक्ष बृजराज पांडे ने कहा कि पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेवारी दी है, साथ ही उन योजनाओं का लाभ आम आवाम को मिल सके, इसके लिए भी प्रयासरत रहेंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले पंचायत चुनाव में युवाओं की भूमिका अहम होगी। ज्यादा से ज्यादा पंचायत चुनाव में युवाओं को मौका दिया जाएगा। होने वाला भी समय है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हम सोचेंगे कि युवाओं का मौका मिले और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी मिले और नीतीश जी का विकास हो बिहार में। सभी प्रखंड में जाएंगे और पंचायत में भी जाकर के नीतीश जी जो विकास किए हैं उसके बारे में लोग को हम बताएंगे और पार्टी को मजबूती दिलाने में जो भी हमें काम करने पड़ेगा हम जाकर के करेंगे।
खगड़िया से लोजपा सांसद चौधरी महबूब अली कैसर का उनके ही संसदीय क्षेत्र में जमकर विरोध हुआ। लोजपा नेता चिराग पासवान के समर्थकों ने खगड़िया में चौधरी महबूब अली कैसर के काफिले को न केवल रोका बल्कि उन्हें काला झंडा भी दिखाया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने रामविलास पासवान जिंदाबाद और चौधरी महबूब अली कैसर मुर्दाबाद के नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने सांसद के काफिले को तब रोक कर हंगामा किया जब वो खगड़िया मुख्यालय से परबत्ता क्षेत्र भ्रमण के लिए निकले थे। इस दौरान चित्रगुप्त नगर थाना इलाके के परमानंदपुर ढाला के पास कुछ युवकों ने काला झंडा दिखाकर हंगामा करने लगे। बाद में स्कॉट पार्टी और सांसद के अंगरक्षक हस्तक्षेप के बाद हंगामा शांत हुआ और उनका काफिला परबत्ता के लिए निकला। का विरोध किया, काला झंडा दिखाते, क्योंकि उन्होंने जो चिराग पासवान के पीठ पे खंजर भोंकने का काम किया तो कोई जनता उनके साथ नहीं रह सकता और कोई जनता उनसे खुश नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने कैसर अली की गाड़ी को रोका, प्रशासन भी थे और हम लोगों ने काला झंडा दिखाने का काम। समस्तीपुर में गड्ढे में डूबने से 4 बच्चे की बात हो गई है। खानपुर थाना क्षेत्र की सादीपुर गांव स्थित चिचराहा चौर में चिमनी के पास 4 लड़की की मौत गड्ढे में भरे पानी में डूबकर हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही सीओ रंजन कुमार दिवाकर, एएसआई उमेश यादव दलबल के साथ गांव पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और बताया गया कि चारों लड़की बकरी चराने के लिए गई थी और इस बीच एक लड़की मछली पकड़ने के ख्याल से गड्ढे के पास चली गई, जहां उसका पैर फिसल गया और गहरे पानी में गिर गई। फिर उसे बचाने के दौरान उसकी 3 और सहेलियां भी डूब गई। सीओ ने सभी पीड़ित परिजनों को सहायता राशि उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। तो अगली खबर का रुख करेंगे। रांची में झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के आह्वान पर रांची में वैक्सीनेशन को तेज करने के लिए एक अनूठी पहल की गई है। रांची के दुकानदारों ने इस तरह की पहली पहल में उन ग्राहकों को चुनिंदा वस्तुओं पर 50% तक की छूट दी है जिन्होंने कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन लिया है। फेडरेशन ऑफ झारखंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के आह्वान पर रांची के व्यापारियों ने इसे शुरू किया। वहीं एफजीसीआई के सचिव राहुल मारू का कहना है कि जिला प्रशासन द्वारा की गई अपील के बाद दुकानदार स्वेच्छा से छूट देने के लिए आगे आए हैं। अब तक 26 दुकानदार चुनिंदा वस्तुओं पर 45% तक की छूट दे रहे हैं, जबकि कुछ वस्तुओं पर 50% तक की छूट दे रहे हैं। वहीं सचिव ने कहा कि जिला प्रशासन ने हमसे संपर्क कर उन दुकानदारों की सूची मांगी है जो पहले से ही टीकाकरण कर चुके हैं, लोगों के लिए छूट की पेशकश कर सकते हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा हमारा ये कंफर्मेशन हम लोग को लिया गया कि वैक्सीनेशन में हम लोग 5 से 10% का डिस्काउंट हम लोग अवेल करवा रहे हैं कस्टमर्स। क्या कुछ शर्तें क्या कुछ है उसके लिए? कोई शर्त नहीं है सर, आप वैक्सीनेटेड है उसका आप ये दिखाइए, एक प्रूफ दिखाइए हमको, और आप कुछ भी हमारे यहाँ से परचेज कीजिएगा तो उसमें आपको डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है इस पे पूरा नियंत्रण तो राज्य सरकार का ही है, लेकिन हमें जिला प्रशासन के द्वारा हमें एक अनुरोध किया गया था कि जो भी हमारे व्यवसायी हैं उनसे चैम्बर आग्रह करे कि व्यवसायिक गतिविधियां कैसे बढ़े वैक्सीनेशन के मद्देनज़र। तो हम लोग ने एक प्लान बनाया है कि जो भी राज्य के जो भी नागरिक हैं ये अगर किसी के दुकानदार के पास जाते हैं और वो अगर अपना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाते हैं तो उन्हें उस दुकानदार द्वारा जो चैम्बर के भी सदस्य हैं उनसे उनको कुछ उसमें छूट दी जाए। तो कशिश न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। प्रो टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।